नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी उपराष्ट्रपति चुनाव में बदलते समीकरण की, एसआईआर पर चुनाव आयोग को लगे झटके की। देखेंगे वोटर चोरी के मामले में कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत आई सामने। सोनिया गांधी ने क्यों निकोबार आइलैंड को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। जानेंगे तेजस्वी यादव के नीतीश सरकार से किए क्या सवाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सोशल मीडिया पर बैन को लेकर नेपाल में मचे बवाल को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके पशुपति पारस ने किया बड़ा दावा। कहा बिहार चुनाव आते आते टूट जाएगा एनडीए। चिराग पासवान पर किया तीखा हमला। ओबीसी मराठा आरक्षण को लेकर दो तरफा घिरे सीएम फडणवीस। मनोज जरांगे ने दिया 17 सितंबर तक कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अल्टीमेटम। मंत्री छगन भुजबल ने दी कोर्ट जाने की धमकी। ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई की मुस्लिम देशों से अपील। इजराइल से सभी रिश्ते करें खत्म। अलग थलग पड़ रहा इजराइल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 76 अंकों की तेजी के साथ 80,787 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 32 अंकों के उछाल के साथ 24,773 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का समय आ गया है। सभी सियासी दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने ओडिशा की मुख्य विपक्षी दल बीजेटी से मदद मांगी है, क्योंकि नवीन पटनायक वोटिंग से दूर रहने की बात कह रहे हैं। तो वहीं कई सियासी दल इंडिया के पाले में खुलकर आ गए हैं। तो कैसे वोटिंग से पहले बदल रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत होगी? एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतने में कामयाब होंगे, या फिर विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी, जो लगातार कह रहे हैं कि जीत उन्हें ही मिलनी है, वो चुनाव जीतेंगे? उपराष्ट्रपति चुनाव सीक्रेट वोटिंग के जरिए होता है। ऐसे में किस सांसद ने किसे वोट दिया ये पता नहीं चलता। इसके वोट देने की प्रक्रिया भी अलग होती है। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होती है और वोटर जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी सिर्फ सांसदों को ही वोट देने का अधिकार होता है। वो वरीयता के आधार पर वोट डालते हैं, यानी 1, 2 या तीसरी वरीयता वो उम्मीदवारों को देते हैं। अब क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं, इसलिए पहली वरीयता के वोट से ही चुनाव परिणाम तय हो जाएंगे। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें एनडीए गठबंधन के सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है, इसलिए उनकी जीत तय है। तो राधाकृष्णन के पक्ष में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। अब हम आपको चुनाव का पूरा समीकरण बताते हैं। फिलहाल राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। ये सभी वोट डाल सकते हैं। इस तरह कुल वोटर हो गए 781 और मेजॉरिटी पाने के लिए जरूरी वोट चाहिए 391। अंगगणित की बात करें तो फिलहाल एनडीए के पास कुल 425 सांसद हैं। विपक्ष के उम्मीदवार के पास 324 वोट हैं। लेकिन चुनाव में बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग तय मानी जा रही है, जिससे नतीजे बदलना तय है। जगन मोहन रेड्डी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। उनकी पार्टी के 11 सदस्य हैं। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 4। पार्टी के अधिकांश सांसद इंडिया उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। वहीं बीजेटी के 7 सांसद वोटिंग का बहिष्कार कर सकते हैं। बीआरएस वोटिंग से दूर रह सकता है, जबकि निर्दलीय सांसद विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं। वोटिंग संसद भवन में होगी। शाम 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ देर बाद चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे। इंडिया और एनडीए दोनों ही तरफ से अपने सांसदों को वोटिंग के नियम बताए गए। कैसे वोट देना है, इसके लिए मॉक पोल भी कराया गया, जिससे किसी सांसद का वोट रद्द ना हो। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग और नतीजे पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वोटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद नतीजा आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार में वोटिंग लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण अभियान पर बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या दिया कोर्ट ने फैसला, देखिए रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को झटका लगा है। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए हैं कि उसे आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिहार की संशोधित वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाताओं के आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की पुष्टि करने के हकदार होंगे। आधार कार्ड को भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में वैध नहीं माना जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए पहले जिन 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, आधार कार्ड उसमें शामिल नहीं था, जिस पर बवाल मच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही चुनाव आयोग को आधार शामिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि आयोग कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने बीएलओ को आधार स्वीकार करने का कोई निर्देश नहीं दिया है, बल्कि वो तो 11 के अलावा दूसरे दस्तावेज स्वीकार करने पर अधिकारियों को दंडित कर रहा है, जिस पर कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया कि वो स्पष्ट करे
जब कोर्ट ने बार बार आदेश दिया है, फिर भी सूची में उदाहरण के तौर पर केवल 11 दस्तावेज ही शामिल है। वहीं आधार को मान्य करने को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि वो नागरिकता साबित नहीं करता। रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों ने 1000 रुपए देकर नकली आधार कार्ड बनवाए हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी अवैध प्रवासियों को इजाजत देने की मांग नहीं कर रहा है और लोगों ने हर तरह के डॉक्यूमेंट्स की नकली कॉपी बनाई है, लेकिन चुनाव आयोग इसकी जांच कर सकता है। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची में जोड़ने के निर्देश दिए हैं, जो याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी जीत है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट को झटका लगा है। विपक्ष तो पहले ही एसआईआर को वोट चोरी का जरिया बता रहा है, जिसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस अभियान शुरू भी कर चुकी है। तो वहीं चुनाव आयोग और सरकार वोट चोरी के आरोपों को खारिज करने में जुटी है। अब तो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार के दूसरे विभाग भी शामिल हो गए हैं। ट्राई ने कांग्रेस के एक वीडियो पर ही एक्शन ले लिया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई पर सरकार के साथ मिलीभगत का सनसनीखेज दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि ट्राई ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी को उजागर करने वाले एक वीडियो के लिंक को एसएमएस के जरिए कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की अनुमति को खारिज कर दिया। कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी की जानकारी भरा एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कैसे वोट चोरी कर सरकार बनाई गई थी। कांग्रेस ये वीडियो जनता तक पहुंचाना चाहती थी, जिसके लिए ट्राई की अनुमति चाहिए होती, क्योंकि बल्क में एसएमएस भेजने के लिए अब ट्राई की अनुमति जरूरी है। लेकिन कांग्रेस के आवेदन को ट्राई ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला और सूचना को दबाने की साजिश करार देते हुए सरकार के विभिन्न अंगों पर समन्वित तरीके से सेंसरशिप लागू करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को YouTube पर उपलब्ध वृत्त चित्र महाराष्ट्र 2024 चुनाव कैसे चुराया गया का लिंक एसएमएस के जरिए भेजना चाहती थी। इसके लिए सरकारी प्रक्रिया के तहत ट्राई से अनुमति मांगी गई, लेकिन ट्राई ने इस आवेदन को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ये विरोध प्रदर्शन से संबंधित सामग्री है। चक्रवर्ती ने सवाल उठाया कि क्या ये महाराष्ट्र चुनाव में धोखाधड़ी के स्पष्ट संकेत नहीं है, जब सरकार के विभिन्न अंग मिलकर जानबूझकर सूचना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर जोर देते हुए लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने भी सरकार पर निशाना साधा। टैगोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल किया कि अगर महाराष्ट्र चुनाव में कोई चोरी नहीं हुई तो एक YouTube लिंक से इतना डर क्यों? अश्विनी वैष्णव, ट्राई कब से भाजपा का IT सेल बन गया? एसएमएस को दबाने से सच्चाई नहीं दबेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने से लोकतंत्र नहीं रुकेगा। जितना आप सेंसर करेंगे, लोग उतनी ही जोर से पूछेंगे, महाराष्ट्र 2024 के चुनाव में आखिर क्या छिपाया जा रहा है? कांग्रेस ने ये निशाना उस समय साधा है जब देश में लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ट्राई, जो दूरसंचार क्षेत्र में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, अब विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि ये घटना न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि सरकार चुनावी धांधली को उजागर करने वाली जानकारी को जनता तक पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ट्राई ने कांग्रेस के वीडियो के सर्कुलेट होने पर ही रोक लगा दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार विपक्ष को रोकने के लिए अपने सभी विभागों को भी काम पर लगा चुकी है? विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है और अब कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल के जरिए मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने निकोबार आइलैंड को लेकर सरकार की नीति पर उसे घेरा है। तो क्या कहा है सोनिया गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आदिवासियों के हक की आवाज उठाते हुए सरकार पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यावरण को नष्ट करने के आरोप लगाए हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख के जरिए सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक सुनियोजित दुस्साहस, न्याय का उपहास और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात बताया है। साथ ही ये भी कहा कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 8.5 लाख से 58 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान है, जिसे लेकर सीपीबी चेयरपर्सन ने कहा कि ये परियोजना दुनिया के सबसे अनोखे वनस्पतियों और जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालती है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इस परियोजना से निकोबारी जनजाति और शोम्पेन जनजाति, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, प्रमुख रूप से वो प्रभावित होंगे। उन्होंने इस लेख में आगे कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार द्वीप की ट्राइबल काउंसिल को दरकिनार कर दिया गया। संवैधानिक और वैधानिक निकायों को दरकिनार किया गया।
उन्होंने दावा किया कि सबूत बताते हैं कि प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के लिए मूल्यांकन करने वाले संस्थानों पर असामान्य परिस्थितियों में दबाव डालकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का विरोध करने की अपील की है। जिस तरह सोनिया गांधी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकारी तंत्र पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद सरकार सवालों से घिर गई है। सोनिया गांधी ने निकोबार आइलैंड को लेकर सरकार को घेरा तो तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेर लिया। तेजस्वी ने सरकार से कई सवाल किए। वैसे आरजेडी को उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी सरकार सवालों के जवाब नहीं देती है, वैसे ही नीतीश की तरफ से भी जवाब नहीं आएंगे। जवाब जनता देगी, क्योंकि बिहार में चुनाव का ऐलान अब 3 से 4 सप्ताह में ही हो जाएगा। तो क्या कहा है तेजस्वी ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया कि 20 सालों से बिहार और 11 सालों से केंद्र में नीतीश मोदी की सरकार रहने के बावजूद एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का मुख्य केंद्र बना दिया है। ये मैं नहीं, साल दर साल भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय विश्व के सबसे गरीब अफ्रीकी देशों युगांडा और रवांडा से भी कम है। तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि बिहार के 8 करोड़ युवा 20 सालों के मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेक विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, लेकिन इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 20 सालों से बिहार में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते? बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? बिहार दूसरे प्रदेशों से मछली खरीदता है। बिहार में मछली उत्पादन संबंधित तमाम संसाधन होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? बिहार में डेयरी प्रोडक्ट संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते? बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर या उद्योग विशिष्ट क्लस्टर क्यों नहीं लगाए जा सकते? एनडीए सरकार ने बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया? बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया? सरकार नियुक्ति, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं करती है? बिहार में अप्रत्याशित दर से पलायन क्यों बढ़ रहा है? 20 सालों में पहले से चालू कितने चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल और कुल कितने उद्योग धंधे और कल कारखाने बंद हुए तथा उससे बिहार को कुल कितने राजस्व व रोजगार के अवसरों की हानि हुई? बिहार का कुल कितने लाख करोड़ रुपए शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गया? बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और कितने प्रतिशत दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है? सीएम नीतीश कुमार और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 8 करोड़ युवाओं के सीने में धधक रहे बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों से संबंधित इन ज्वलंत सवालों पर मुंह ना छिपाएं, बल्कि सामने आकर जवाब दें। अगर जवाब नहीं देते हैं तो इस चुनाव में युवा करारा जवाब देंगे। तेजस्वी के इन बयानों ने मोदी और नीतीश दोनों की ही टेंशन बढ़ा दी है। तेजस्वी के सवाल बता रहे हैं कि चुनाव के लिए महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है। एनडीए की सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब तो नहीं देती, लेकिन कांग्रेस के नेता अगर कोई बयान दें तो एफआईआर के लिए जरूर दौड़ लगा देते हैं। तेलंगाना में तो बीजेपी की तरफ से सीएम के खिलाफ ही याचिका लगा दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीजेपी को ही फटकार लगा दी। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना बीजेपी ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के लिए याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले बीजेपी ने तेलंगाना हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी, पर हाईकोर्ट ने भी बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया, साथ ही बीजेपी को फटकार भी लगा दी। सीजीआई बीआर गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि अदालत को राजनीति का अखाड़ा बनाना ठीक नहीं है। राजनीतिक लड़ाई के लिए अदालतों का इस्तेमाल ना करें। याचिका खारिज की जाती है। अगर आप नेता हैं तो आपकी चमड़ी भी मोटी होनी चाहिए। आपके पास इन सब बातों को सहने का मजबूत हुनर होना चाहिए। हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट ने रेड्डी की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें हैदराबाद की एक निचली अदालत में लंबित मामले की सुनवाई को रद्द करने की गुजारिश की गई थी। बीजेपी की तेलंगाना इकाई के महासचिव ने रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और अब चीफ जस्टिस बीआर गवाई की बेंच ने भी इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ये बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे नेपाल में सोशल मीडिया बंद होने पर मचे बवाल को। नेपाल में भारी बवाल मचा हुआ है। ओली सरकार के खिलाफ देश के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी युवा संसद में घुस गए और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। कई जगह कर्फ्यू लागू कर दिया गया और इस पूरे घटनाक्रम में कई लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। तो क्यों अचानक बिगड़े नेपाल में हालात, क्यों सरकार से नाराज हैं जेन ज़ी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नेपाल की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। देश के युवाओं में सरकार के खिलाफ खासा आक्रोश है। ओली सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले के खिलाफ राजधानी काठमांडू में हजारों जेन ज़ी सड़कों पर उतर आए और इसका विरोध किया। प्रमुख नेपाली कलाकारों, अभिनेताओं ने अपना समर्थन व्यक्त किया, जिससे यह आंदोलन और तेज हो गया। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। जगह जगह प्रधानमंत्री ओली के पोस्टर को फाड़ दिया गया। प्रदर्शन हिंसक होता देख पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों की भिड़ंत हो गई। आक्रोशित युवा पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिसके बाद सेना एक्शन में आ गई। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग तक की गई, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे युवाओं का गुस्सा और भड़क गया। द हिमालयन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हालात पर काबू पाने के लिए काठमांडू जिला प्रशासन ने प्रमुख इलाकों में रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बावजूद स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही। पीएम केपी ओली ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलाई है। इस पूरे घटनाक्रम ने बीते साल बांग्लादेश में हुए छात्रों के प्रदर्शन को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेपाल में भी श्रीलंका और बांग्लादेश के मॉडल पर सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने डेडलाइन खत्म होने के बाद भी नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अब जेन ज़ी का कहना है कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। ओली सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। इन हालात में नेपाल की राजनीति में क्या मोड़ आता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।